हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज अगस्त 20 संडे को इंडियन एक्सप्रेस से कोई आर्टिकल नहीं आया है लकीली, और जो सिर्फ आज आपको दो ही आर्टिकल पढ़ना है, मेनली द हिंदू के दोनों आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल जो आया हुआ है वो ब्रिक्स समिट के ऊपर है जो अभी रिसेंट में होने वाला है, और हमने इसमें डिटेल में चर्चा की है ब्रिक्स को प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। दूसरा आर्टिकल आया है टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में आया है, और अपने प्री के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसे डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आइए, हमारा जो फर्स्ट आर्टिकल है वो है वाई इज़ ब्रिक्स समिट इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। बेसिकली ये आर्टिकल द हिंदू में आया हुआ है, GS2 का ये पार्ट है इंटरनेशनल रिलेशन का, और मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन मेंस के पर्सपेक्टिव से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस में हमेशा ग्रुपिंग्स आती हैं। जनरली ग्रुपिंग आती है, बायलैटरल रिलेशन इतने आते नहीं हैं। जैसे कि आपने देखा होगा क्वाड, I2U2, ब्रिक्स और SCO दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों अभी तक के UPSC में दिखाई नहीं दे रहे हैं, और हो सकता है कि आपको इस बार ये दोनों दिखाई दे सकते हैं या दोनों में से कोई एक भी आ सकता है। इसलिए आप बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे इसको, अपन आर्टिकल भी पढ़ेंगे, बेसिक चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए उसको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स आखिर है क्या? ठीक है, तो जो प्रीलिम्स के लिए फैक्ट हैं वो अपन पहले पढ़ लें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि आप यहाँ पर पढ़ लो, इसे दिमाग में बैठा लो, याद हो जाए आपको। ठीक, तो ब्रिक्स में 5 कंट्री है, 5 कंट्री की ग्रुपिंग है। पहली कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ब्रिक्स को याद करना है अपने को, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब फैक्ट्स देखते हैं जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ब्रिक वर्ड है, BRIC, ये कंसीव किया था गोल्डमैन सैक्स, जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक है, उन लोगों ने अपने जर्नल में, और कहा था कि लगभग 2000 में ये पहली बार ब्रिक वर्ड आया था, और उसमें ये वर्ड यूज़ किया गया था किस कंट्रीज़ के लिए? जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है लेकिन G7 की ग्रुपिंग नहीं है। अब G7 तो सबको पता ही होगा, लेकिन आप लोगों को याद करवाना है मेरा पर्पस, तो साथ में यहाँ रटना भी हो जाए। तो G7 ग्रुपिंग का अगर आप देखेंगे तो क्या है, कौन कौन सी कंट्री है? जूस फॉर US एंड जर्मनी। बेसिकली G7 की जितनी कंट्री है उनका काम क्या है? जूस देना। किसको? US को और जर्मनी को। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री जूस दे रही है? जापान, UK, I से इटली, C से कनाडा और F से फ्रांस। ये 5 कंट्री मिलके बेसिकली, इसमें 2 ही अल्टरनेटिव पावर हैं। एक तो EU, जो कौन लीड करता है? जर्मनी। UK का अब इतना रेलेवेंस नहीं रहा, और EU से निकलने के बाद तो और बिल्कुल नहीं रहा, और US जो कि दूसरी सुपर पावर है, जो कि अल्टरनेटिव पावर सेंटर है। ठीक है, तो 2 ही मेन पावर है इसमें, उनको जूस कौन दे रहा है? बाकी सारी कंट्रीज़ मिलके। तो ये याद हो जाएगा, जूस फॉर US एंड जर्मनी। ठीक है, E का यहाँ पर कोई रेलेवेंस नहीं है, फॉर में सिर्फ F है जो फ्रांस शो करता है। समझ में आया क्या? तो हो गया आपका G7, याद हो गया आपको, अब आएगा तो कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कि कब लॉन्च हुआ था ये? तो ब्रिक सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मिले थे 2006 में, और उन लोगों ने लॉन्च किया था ब्रिक को। रेगुलर समिट कब चालू हुए? 2009 में। 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसे ज्वाइन किया, और ये ब्रिक्स हो गया। समझ में आया क्या? अब इट रिप्रेजेंट्स टोटल कितनी परसेंट पॉपुलेशन? 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, और 30% ऑफ लैंड एरिया, 24% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 16% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये क्यूमुलेटिवली क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? लगभग 40% पॉपुलेशन इन 5 कंट्रियों में मिला करके है, और यही 5 कंट्री मिला करके 30% लैंड एरिया है, 24% ग्लोबल GDP है, 16% इंटरनेशनल ट्रेड है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है आपको। मेंस की बात करते हैं अब, क्या इंपॉर्टेंस है ब्रिक्स की? बेसिकली तो इट्स अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। तो ग्लोबल नॉर्थ की कौन सी कंट्री है इसमें? रशिया, और बाकी साउथ की बची हुई 4 कंट्री हैं। ठीक है, BR को छोड़ दिया जाए, ICS। ठीक है, ये चारों कंट्री ग्लोबल साउथ की है। तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि अपने को तो सब जानना है। तो ग्लोबल नॉर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले World War II कंप्लीट हुआ, और 3 तरह की कंट्रीज़ बनी हुई। ठीक है, तो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्री। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थी वो इंडिया और बहुत लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ थी। इसी को क्या कहा गया? ग्लोबल साउथ। ठीक है, इन्हीं कंट्रीज़ का जो नाम चेंज करके क्या कर दिए? ग्लोबल साउथ। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में कौन कौन आती है? जो US लेड कंट्रीज़ है। सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ में USSR लेड कंट्रीज़ थी, जो रशिया लेड कंट्रीज़ है। और थर्ड वर्ल्ड में इंडिया और जो भी नॉन अलाइन कंट्रीज़ थी वो सारी। समझ में? उसके बाद इसमें मेनली जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका की, वो सारी कंट्रीज़ आती हैं। ठीक है, और अगर आप कंट्रीज वाइज देखें तो
G77 जो ग्रुपिंग है प्लस चाइना मिला के ये ग्लोबल साउथ कहलाता है। ठीक है, मैक्सिको वाला रीजन भी है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका का पूरा रीजन है, साउथ एशिया का पूरा, साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, चाइना है। क्या क्या नहीं है, जापान इसका पार्ट नहीं है, इजराइल भी इसका पार्ट नहीं है, और साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 साउथ ग्लोबल साउथ के पार्ट नहीं है क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री हैं सारी। समझ में आया क्या? तो ये हमारा हो गया ग्लोबल नॉर्थ। तो ये ब्रिज कैसे बना है, एक तो इसमें रशिया है और बाकी जो साउथ की ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ हैं वो हैं, तो इट्स अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ब्रिक्स कॉल्ड फॉर रिफॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF एंड यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ब्रिक्स हमेशा क्या बात कर रहा है कि मल्टीलेटरल जो इंस्टीट्यूशन है उसके रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ब्रिक्स ऐसा नहीं है कि चाइना लेड है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर है, रशिया के साथ चाइना है, चाइना के साथ इंडिया है, इंडिया के साथ जो साउथ की कंट्री है वो जो ग्लोबल साउथ का रीजन है उसकी कंट्री है वो है अपनी साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। ठीक है, तो एक ऐसा है कि ये ग्रुपिंग बेसिकली किसी पर्टिकुलर चाइना लेड या रशिया लेड या इंडिया लेड नहीं है, सब लोगों के इक्वल स्टेक्स हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है हमारा पॉइंट, इट ऑल्सो प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन बाय फॉर्मिंग नेशनल डेवलपमेंट बैंक कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट। ठीक है, तो NDB किसके अल्टरनेटिव में बनाया गया है, बेसिकली वर्ल्ड बैंक के, और कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट IMF के। अगर BOP क्राइसिस होता है तो आप किसके पास जा सकते हैं हेल्प के लिए, CRA के पास। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे बोलते नहीं हैं, क्लेम नहीं करते हैं, पर ये हैं तो अल्टरनेटिव ही, क्लेम नहीं किया जाता है क्योंकि डिप्लोमेसी वाला इशू है, लेकिन ये हैं अल्टरनेटिव ही। तो ये हमारा क्या हो गया, अब इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, आपके प्री और मेंस के लिए थोड़ा आपको मटेरियल मिल गया है। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। बेसिकली ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 15th जो सबमिट होने वाला है 22 से 24 अगस्त को, कहाँ पर होने वाला है, साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इंडिया के लिए और बाकी दुनिया के लिए भी। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये ब्रिक्स समिट, सबसे पहला तो रीज़न है कि ये फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग है आफ्टर 2019 कोविड। ठीक है, तो पहली बार, इसके पहले जितने भी हो रहे थे कोविड के बाद से सब वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी, अब पहला समिट है जब सारे लीडर्स एक साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है फर्स्ट आफ्टर यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो रशिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बाद पहली बार जो है ब्रिक्स समिट हो रहा है और सारे लोग दोबारा मिलेंगे यहाँ पर। पूरा का पूरा ध्यान जो है वेस्ट का, इसी कारण से जो यूक्रेन और रशिया के कन्फ्लिक्ट के बाद कारण से वेस्ट जितना भी सारा फोकस किस पे है, ब्रिक्स के समिट पे। उनका ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि वो रशिया को आइसोलेट करना चाहते थे और वो देखेंगे कि यहाँ पर जो है सारी कंट्रीज़ रशिया के अलावा कैसे जो है बिहेव कर रही है। ठीक, थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट समिट है जब से जो लूला हैं वो प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के दोबारा। ठीक है, लूला जो है एक सोशलिस्ट हैं और दूसरा एंटी वेस्टर्न जो है इनकी टोन रहती है, तो इसलिए इस लिहाज से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। इंडिया के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट है उसके बाद ये मतलब अभी होने वाला है ना, जो इंडिया चाइना का बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हुआ है उसके बाद इंडिया जो है प्राइम मिनिस्टर चाइनीज़ जो है प्रेसिडेंट है उनसे ज़्यादा मिले नहीं है। G20 में मिले थे, G20 और SCO में, लेकिन वहाँ बहुत सारी कंट्रीज़ थी तो उतना समय नहीं मिल पाया था। इसमें काफ़ी समय मिलेगा क्योंकि सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ हैं। ठीक है, रशिया जो है प्रेसिडेंट आ नहीं रहे हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो थोड़ा टाइम मिलेगा बायलैटरल टॉक्स के लिए। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो गया कि ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास जो जवान है वो मोबिलाइज हो चुके हैं बॉर्डर के दोनों साइड। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इशू एस्केलेट हो गया है, इसे डीएस्केलेट करने की बहुत ज़रूरत है। उसके पहले 2017 में जो डोकलम रिजॉल्व हुआ था वो मोदी जी और जो प्रेसिडेंट हैं ची, उन दोनों की जो मीटिंग हुई थी मल्लापुरम में उसके बाद हो गया था। तो लोगों को होप है कि हमारा जो ये इशू है ये रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया विल होस्ट द G20 समिट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी विल वांट टू एंश्योर फुल अटेंडेंस बाय द लीडर विच विल इंक्लूड ऑल द ब्रिक्स लीडर। ठीक है, तो इंडिया G20 समिट करने वाला है इस बार। प्रेसिडेंट कौन है G20 का, इंडिया। तो इंडिया होस्ट करने वाला है G20 को, तो चाहेगा कि सारे के जितने भी मेंबर हैं सब लोग जो हैं उसमें प्रेजेंट रहे। पिछले वाले में रशिया नहीं था। ठीक है, तो इस बार वो चाहेगा कि सारे मेंबर की अटेंडेंस को इंश्योर किया जाए। इन एडिशन
India wants more cooperation from China and Russia that are blocking discussion on a common language for a leader declaration to be released at summit on September 9 and 10। ठीक है, तो पिछले बार जो इंडोनेशिया में G20 समिट हुआ था उसमें ना एक डिक्लेरेशन होता है, जब भी कोई समिट होता है तो एक फाइनल स्टेटमेंट निकल के आता है जिसमें सारे लीडर की एक राय होती है। ठीक है, कॉमन लैंग्वेज में लिखा जाता है। वो डिक्लेरेशन हर बार जो आता है, लेकिन पिछले बार G20 में वो नहीं आया था क्योंकि रशिया और वेस्ट जो है एग्री नहीं कर रहे थे। अब क्या है कि इंडिया चाहता है कि उनकी जो ये डेडलॉक है, उनकी प्रेसिडेंसी में ये डेडलॉक को ब्रेक किया जाए और कॉमन लैंग्वेज का जो डिक्लेरेशन है जो ब्लॉक करके रखा है चाइना और रशिया ने, उसको उस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाए। और उसका ये बहुत अच्छा अवसर है इंडिया के पास बात करके, मोदी जी के पास, ताकि इस इशू में बात करके उसे रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, मिस्टर मोदी might use the forum for talks on issues over paragraph on Ukraine, climate change and debt financing and other that are being held by the objection। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में ऑब्जेक्शन लेके रखे थे, जैसे कि यूक्रेन के ऊपर जो पैराग्राफ है उसके बारे में, दूसरा क्लाइमेट चेंज का इशू है, रशिया इसको भी अपोज कर रहा है, और थर्ड जो डेप्थ फाइनेंसिंग है जो चाइना अपोज कर रहा है। ये सब सारी चीज़ों के बारे में बातचीत कहाँ की जा सकेगी, ये ब्रिक्स समिट में। ठीक है, अब कौन कौन आएगा और कौन कौन नहीं आएगा, तो अपने यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, चाइना से शी जिनपिंग जा रहे हैं, और ब्राज़ील से प्रेसिडेंट लूला ज्वाइन करेंगे प्रेसिडेंट रामाफोसा को, जो कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं। एक इंसान जो नहीं आ रहे हैं वो हैं अपने प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, पुतिन नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, उनने म्यूचुअली एग्रीमेंट, बेसिकली उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई है साउथ अफ्रीका और रशिया के बीच में कि पुतिन नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर आईसीसी ने एक वारंट जारी किया है अगेंस्ट द क्राइम ऑफ वॉर। ठीक है, आईसीसी के बारे में अलग से बातचीत करेंगे, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड है, उनने एक पुतिन के ऊपर वारंट इशू किया है, और आईसीसी का जो मेंबर है वो साउथ अफ्रीका है। इंडिया है क्या मेंबर, जल्दी बताओ, नहीं है। ठीक है, तो इंडिया मेंबर नहीं है, साउथ अफ्रीका मेंबर है, और उन्होंने वारंट इशू किया है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ पर घूम फिर के जो है रशिया के प्रेसिडेंट चले जाएं और साउथ अफ्रीका को मतलब बाउंडेशन है, उनका ऑब्लिगेशन है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। ठीक है, तो वो नहीं कर सकते, इसलिए रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं आ रहे हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा और कौन कौन ज्वाइन कर रहा है, तो AU के पूरे 55 मेंबर प्लस 20 अदर लीडर्स एशिया के। ठीक है, ये सारे मेंबर रहेंगे, ऑलमोस्ट पूरा ग्लोबल साउथ रहेगा, पूरा ग्लोबल साउथ इस समिट का पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो क्या है कि व्हाट आर द बिग आइटम्स ऑन द एजेंडा। तो क्या क्या जो है आइटम रहेंगे जिसके बारे में बात की जाएगी। तो सबसे पहला जो ब्रिक्स जो प्लस है उसके बारे में जो है डिस्कशन होने के चांसेस हैं। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि ब्रिक्स का हिस्सा बने, उसमें से 4 ऐसी कंट्री हैं जिस पे फाइनलाइज होने की बातचीत चल रही है। जो पहली कंट्री है वो है अर्जेंटीना, दूसरी है सऊदी अरेबिया, तीसरी है UAE और चौथी है ईरान। तो जो ब्रिक्स एक्सपांशन है उस पर कुछ ना कुछ डिसीज़न हो सकता है इस समिट में, ये बात इस आर्टिकल में कही गई है। तो 4 कंट्री कौन कौन सी है उसे रट लिया जाए, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, UAE एंड ईरान। ठीक है, और क्या बातचीत हो सकती है इसमें, तो वो भी देख लेते हैं। ब्रिक्स लीडर आर एक्सपेक्टेड टू टेक फॉरवर्ड अर्लियर टॉक्स ऑन इंट्रा ब्रिक्स trading in national currency, although a much touted plan pushing for BRICS currency to challenge the dollar does not appear to be on agenda। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जो ब्रिक्स कंट्री के बीच में ट्रेड है वो लोकल करेंसी में होना चाहिए, नेशनल करेंसी में होना चाहिए, मतलब रशिया और इंडिया के बीच में रूबल और रुपी में होना चाहिए, ताकि डॉलर का यूटिलाइजेशन कम हो सके। इसी प्रोसेस को हम डी-डॉलराइजेशन बोलते हैं। ठीक, और एक और बात कही है कि ब्रिक्स करेंसी की बात की, जैसे यूरो है उसी तरीके से ब्रिक्स की भी एक करेंसी बनाने की बात चल रही है, लेकिन इस पर अभी ये ज़्यादा अपीयर नहीं होने वाला है एजेंडा में। लेकिन कॉमन जो है करेंसी यूज़ की जाए डॉलर के अलावा ट्रेडिंग के लिए, ये बहुत बड़ा जो एजेंडा है वो पहला सबसे बड़ा एजेंडा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है in addition the South Africa which has chosen the theme BRICS and Africa partnership for mutually accelerated growth, sustainable development and
inclusive multilateralism for the year seeks to introduce initiative in its priority area, including an equitable and just transition on climate change issues, unlocking opportunities through the African continental free trade area, and strengthening the meaningful participation of the women in peace process। ठीक है, अब ये जो थीम दी हुई है ना, ये आपको CAPF में पूछ सकती है। ठीक है, UPSC में भी कई बार थीम आ जाती है, एक बार पूछ ली थी, तो आप इस थीम पे भी थोड़ा फोकस करिएगा। थीम क्या है? ब्रिक्स एंड अफ्रीका। ठीक है, इतना भी याद रहेगा ना सामने का वर्ड ब्रिक्स एंड अफ्रीका, तो अपने को ऑप्शन अगर प्री में आता है तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही याद रख लीजिए कि ब्रिक्स और अफ्रीका दोनों साथ में वर्ड है। और उसके बाद क्या है? पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। ठीक है, इसके बारे में ये इनकी क्या है? ब्रिक्स की जो थीम है, 15th समिट की जो थीम है, इसको रटना पड़ेगा, इसके लिए आपके पास और कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया? Indian officials will also look out for a language proposed by China, by far the biggest economy in the grouping, to promote Beijing key initiative like the Belt Road Initiative, New Global Development Initiative as a part of economy roadmap for BRICS। ठीक है, तो इंडिया ऑफिशियल क्या करेंगे? उसके ऊपर भी ध्यान देंगे जो लैंग्वेज प्रपोज की है चाइना ने। ठीक है, इंडिया जो है बीजिंग के जो कुछ इनिशिएटिव हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके अगेंस्ट रहा है। जो चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी है उसके अगेंस्ट में रहा है। और जो एक प्रोजेक्ट है इसका बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो प्रोजेक्ट है, जो इंडिया से इंडिया का जो POK वाला रीजन है वहाँ से जा रहा है, इंडिया उसके खिलाफ जो है हमेशा आवाज़ उठाते रहा है और चाइना से इस बारे में डिस्कशन भी करते रहे। तो उसकी कौन सी लैंग्वेज होगी उसके बारे में भी जो है इंडियन ऑफिशियल जो है पूरा ध्यान देंगे। इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू साइन ऑन टू एन इकोनॉमी रोड मैप एट द SCO मीटिंग चेयर्ड बाय इंडिया इन जुलाई फॉर द सेम रीज़न। इसी कारण से इंडिया ने जो इकोनॉमी रोड मैप था उस पर साइन करने से मना कर दिया था, जो SCO की मीटिंग थी जो कि इंडिया चेयर कर रहा था। समझ में आएगा? ये हमारा क्या था? आर्टिकल। अब सबसे पहले ICC के बारे में बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर टर्म आया था और इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रीलिम्स में, और चूँकि अपन पूरा कवर करते हैं तो अपन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। 1998 में शुरुआत हुई थी इसकी। कौन गवर्न करता है इसको? रोम स्टैच्यू। ठीक है, इंडिया इसका पार्ट है क्या? नहीं है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट है, मतलब ये अपना फर्स्ट इंटरनेशनल परमानेंट कोर्ट है, मतलब ICJ परमानेंट कोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। और ये UN बॉडी का पार्ट भी नहीं है। इंडिया चाइना नॉट अ पार्टी टू रोम स्टैच्यू। ठीक है, तो इंडिया और चाइना दोनों ही इसके पार्ट नहीं है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? हेग, नीदरलैंड। 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है इसकी, इंग्लैंड, फ्रेंच, चाइनीज़, अरेबिया, रशिया और स्पेनिश। ठीक है, इस बार UN की आई थी, क्या पता इससे क्वेश्चन पूछ ले और आपको लैंग्वेज पूछ ले। तो ये रशिया, कौन कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश, फ्रेंच, चाइनीज़, अरेबिक, रशियन एंड स्पेनिश। तो 6 लैंग्वेज के बारे में हो गया। UN का ऑर्गेनाइजेशन है क्या? नहीं है, ये UN का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अच्छे से याद रखना है इसको। नेक्स्ट है हमारा रोम स्टैच्यू ग्रांट्स द ICC जुरिसडिक्शन ओवर 4 मेन क्राइम्स। कौन कौन से क्राइम आ सकते हैं? ये आपको ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओनली 2 करेक्ट, ओनली 3 ऑल, इस तरीके का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। जैसे क्राइम ऑफ जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा, वो ये क्या है? इट कैन प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? ICJ प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता इंडिविजुअल को, लेकिन ICC कर सकता है। ICJ क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो कि UN का पार्ट है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। दोनों के बीच में डिफरेंस आ सकता है, एक बार उसको बाद में कभी देखेंगे, अभी न्यूज़ में आते रहेगा। लेकिन इतना अगर आपको याद हो जाएगा तो इजी हो जाएगा कि ये इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट कर सकता है, तभी तो पुतिन के खिलाफ वारंट निकला है। ICJ सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट एक्ट कर सकता है। समझ में आया क्या? इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं कर सकता। तो ICC समझ में आ गया क्या? अब जो नेक्स्ट चीज़ है जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो अलग अलग कंट्रीज़ ले रही हैं। ठीक है, जैसे कि चाइना लेड इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, ये आपको पूछ सकता है। सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको ऑप्शंस के साथ भी पूछ सकता है। जैसे कि चाइना के कौन कौन से इनिशिएटिव हैं? ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिल्क रूट। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गए? चाइना लेड। इन चारों में से किसी का नाम आ सकता है या फिर आपको ऐसे पूछ सकता है और सामने कंट्री का नाम दे दे। नेक्स्ट वेस्ट लेड इनिशिएटिव कौन से हैं?
ठीक है। ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव के अल्टरनेटिव में या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेटिव में PGII, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ये इनिशिएटिव किसने चालू किया है? G7 कंट्रीज़ ने मिलके। ठीक है, और ये US लेड ही है बेसिकली। GS तो अपने को पता ही है ना, जूस फॉर US एंड जर्मनी। ठीक है, तो G7 अपन जानते ही हैं, तो ये US लेड ही होगा। ठीक, उसके अलावा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इंडिया और जापान ने क्या किया है? शुरू किया है, जो काउंटर करने के लिए किसको? चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। ठीक, और ग्लोबल गेटवे वो किसका है? EU का है, अल्टरनेटिव टू चाइना BRI। समझ में आया क्या? तो सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, चारों प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है, आर टर्मरिक सप्लीमेंट्स एडवाइजेबल। बेसिकली ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे जो आ सकता है। मेंस के लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल संभावना ना के बराबर है कि इसमें आए। जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा टर्मरिक इस्तेमाल करते हैं। आप अपने घरों पे भी ये बातचीत बता सकते हैं जो भी इस आर्टिकल में दिया है इन्फॉर्मेशन, और आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो आप लोग प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो पढ़ें और जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी इसे ध्यान रखें, क्योंकि टर्मरिक का अपने यहाँ ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस बहुत है। अपने ऐसी कोई सब्ज़ी नहीं है जिसमें हल्दी नहीं डलती है, जिसमें हल्दी से कलर नहीं लाया जाता हो, है ना। सारी सब्जियों में हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, अपने हल्दी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। कोविड के समय में अगर आपको याद हो तो हल्दी का दूध, हल्दी के गरारे, हल्दी के पानी से, सब कुछ हल्दी से ही हो रहा था। जो भी प्रॉब्लम हो रही थी हल्दी इस्तेमाल कर रहे थे, तो डिसप्रपोर्शनेटली यूज़ किसी का भी हानिकारक हो सकता है। ये आर्टिकल बेसिकली आपको वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले हल्दी के बारे में जान ले, टर्मरिक है क्या। ठीक है, तो टर्मरिक हिंदी में अपने यहाँ हल्दी कहा जाता है। ठीक, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? कुरकुमा लोंगा। ठीक, ये आपको काय में पूछ सकता है, जैसे कि आपने फॉरेस्ट सर्विस भर रखा है तो आपको फॉरेस्ट सर्विस में, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स वगैरह में साइंटिफिक नेम आते हैं, वहाँ भी आपको ये सब चीज़ें पूछ सकते हैं। ठीक, एक्टिव इंग्रेडिएंट का नाम क्या है? कुरकुमिन। जैसे कि हल्दी का प्लांट है, उसमें पूरा प्लांट तो इस्तेमाल नहीं होता, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है उसको बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट, उसका नाम क्या है? कुरकुमिन। समझ में आया? न्यूज़ में क्या होता? ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंटली क्या किया है? इशू किया है मेडिकल एडवाइजरी ऑफ द रिस्क ऑफ लीवर इंजरी फ्रॉम यूजिंग सप्लीमेंट्स कंटेनिंग टर्मरिक। जो सप्लीमेंट्स हैं जिसमें टर्मरिक है उससे रिस्क बढ़ गया है लीवर इंजरी का। तो कुछ केसेस हैं, 9 केसेस आए हैं जिसमें लीवर इंजरी की रिपोर्ट हुई है, 2 सीवियर केसेस हैं, 2 लोगों की जान चली गई है। ठीक है, तो अभी जो जानकारी है वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, पर रिपोर्ट जो है मेडिकल एडवाइजरी जारी हो चुकी है। इसके पहले भी किसी कंट्री ने की थी क्या इस तरह की गाइडलाइंस? बिल्कुल की थी, फ्रांस ने इस तरह की गाइडलाइन इशू की थी और कहा था कि इट इज़ एडवाइजेबल दैट दोज विद अ बाइल डक्ट डिसीज शुड अवॉइड टर्मरिक। ठीक है, तो जिसको बाइल डक्ट डिसीज़ है उसको अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली लीवर बाइल जूस सीक्रेट करता है और स्टिमुलेट कौन करता है? हल्दी स्टिमुलेट करती है बाइल जूस सीक्रेट करने में। ठीक है, ताकि डाइजेशन इंप्रूव हो सके। लेकिन अगर जिसको डिसीज़ है बाइल डक्ट डिसीज़, उसको टर्मरिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेसिकली हेपेटाइटिस से रिलेटेड लोगों को हल्दी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप लोग अपने घर पे भी बता सकते हैं ना। हर इंसान ये मत समझो कि हल्दी सब कुछ है, हल्दी कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो हल्दी इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल नहीं। हल्दी के जो इंपॉर्टेंट हैं बेनिफिट्स हैं, सिर्फ उसको ध्यान में रख के ही उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ऑल्दो क्या बेनिफिट्स हैं अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल्दो द रिस्क ऑफ लीवर इंजरी डिड नॉट अपीयर टू रिलेट टू क्यूकुरमा लोंगा कंज्यूम्ड इन अ टिपिकल डाइटरी अमाउंट एज अ फूड। ठीक है, लेकिन जो डाइटरी अमाउंट है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया है कि उससे लीवर में कोई इशू हो रहा है। मतलब अगर हम जो खा रहे हैं अपने खाने में वो कोई परेशानी का इशू नहीं है। ये जो मेडिसिनल जो इशू की है एडवाइजरी। ठीक है, नेक्स्ट है जो इट हैव एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ दैट कैन हेल्प विद इन्फ्लेमेशन, दिस इंक्लूड अर्थराइटिस एंड इन्फेक्शन। ठीक है, तो अपने यहाँ जब भी इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? जैसे कि जलन हो जाए, कहीं लग जाए, सोर हो जाए, बिल्कुल लाल लाल हो जाए, रैशेस हो जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो स्वेलिंग को कम कर दे, तो उसको बोलते हैं एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन जो है रेडिकल्स का वो ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। अगर आप हल्दी लगा लेते हैं तो उससे कई सारी जो सेल है उनकी लाइफ बढ़ जाती है। समझ में आया क्या? तो ये हल्दी की प्रॉपर्टी है, अपने आप बहुत समय से यूज़ हो रहा है।
सेफ लिमिट क्या होगी, एफ के हिसाब से जो लिमिट है, हर चीज़ की लिमिट होना चाहिए, उसी में खाना है 3 mg पर kg पर्सन वेट। ठीक है, आपका वेट अगर 60 किलो है तो 180 mg आप पर डे कुरक्यूमिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में, ठीक है, एचजी के लिए पूछा था इस साल 2023 में, इसलिए मैंने इतना आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट जो लास्ट आर्टिकल था इतना ही था। आप लोग सारे नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू भेज दूंगा। और प्लीज़ आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप लोगों के सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे और अच्छा कंटेंट बना सकें। थैंक यू, एन्जॉय योर डे। अब कल फिर हम लेके आएंगे आपके लिए नए आर्टिकल्स।